हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर यानी सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास क्षेत्र एवं विस्तार की जो परीक्षा है इसके नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म के 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपके यहाँ पर चल रही है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आज के वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी आप सभी को ही सपोर्ट करना है, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो अप्लाई से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं, कितनी आपकी पोस्ट हैं और कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेगा। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब आपको जो डेट दिख रही है इस डेट को आप, ये आपकी पुरानी डेट है, जो आपकी नई डेट अभी आपको अपने पोर्टल पर दिखाई वही आपकी डेट रहेगी। बाकी इसकी पोस्ट देख लेते हैं, टोटल पहले पोस्ट कितनी है। तो टोटल आपकी 71 पोस्ट आपकी निकाली गई, जो कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड हैं और ये आपकी 87 और आपका जो रिजर्वेशन के कारण 87 और 13% का एक फार्मूला चल रहा है उसके आधार पर। तो यहाँ पर देखिए यूआर के लिए यहाँ पर 13, यहाँ पर इन्होंने 13% में यहाँ पर दिख रही हैं। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी के अनुसार पोस्ट है वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट देख सकते हैं, आपकी वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी क्वालिफिकेशन। तो आपके पास बीएससी कृषि के साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान जो ICAR है उससे आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक कम से कम द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए, तो भी अप्लाई आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर इन्होंने बता दी है, तो इनमें से आपके पास जो भी यहाँ पर है आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य सभी जानकारी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एग्जाम सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं कितने सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। बाकी जो डेट दी गई ये आपकी डेट पुरानी डेट है, तो जो आपको हमने नई डेट दिखाई है आपकी वही डेट नई डेट रहेगी। तो नई डेट आपकी यहाँ पर रहेगी, देख सकते हैं आप। ऑनलाइन फॉर्म आपकी 1 अगस्त से प्रारंभ है, लास्ट आपकी 31 अगस्त है। बाकी इसको त्रुटि सुधार सकते हैं। लेट फीस के साथ आपका 1/9 से आपके फॉर्म प्रारंभ हो गई, तो इस प्रकार का आपके पूरा रहेगा। तो आपको फॉर्म को पहले ही अप्लाई कर देना है ताकि आपको बाद में लेट फीस आपको पे नहीं करनी हो। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के सिंपल अब अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPPSC। अब आपके जो इस प्रकार की लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए। अब आपको जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो जो पहले ही लिंक आपको दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। बाकी सबसे पहले तो आप सभी को नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। तो जो ये लिंक दिख रही है इस पर PDF डाउनलोड हो जाएगी, इस पर आपको शुद्धि पत्र डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इसी एक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, इसको यहाँ पर चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए। और आपको साइड में जो 2 ब्लू कलर की लिंक दिख रही है ये वाली, एक ये और एक ये, इन दोनों पर भी आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका नोटिस डाउनलोड हो जाएगा और इसको क्लिक करना आवश्यक रहेगा, नहीं तो फॉर्म आपका यहाँ पर देखिए आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए दोनों पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए, इस पर भी आप क्लिक कीजिए और आई एक्सेप्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम आपको सहायक संचालक दिख रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है BSc के साथ कृषि में आप प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर, यानी आपके पास BSc तो किया है, साथ ही आपने MSc किया है। यदि किया है तो यहाँ पर S करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या भारतीय जो कृषि अनुसंधान नई दिल्ली की स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा आपके पास है, यदि है तो S करेंगे, यदि नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कृषि इंजीनियरिंग यानी आपकी जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है जैसे B.Tech आपका, इसमें कम से कम द्वितीय श्रेणी में यहाँ पर आप स्नातक पास हैं, तो यहाँ पर आप S करेंगे। अब ध्यान से समझ लीजिए, अब जिसके पास यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं तो यहाँ पर हम जैसे नो कर देते हैं, यहाँ पर हमने नो कर दिया। अब जिसके पास एग्रीकल्चर है, देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है जैसे B.Tech आपके पास, तो यहाँ पर S करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 बेसिस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास BSc हो एग्रीकल्चर में प्लस MSc हो तो ये अप्लाई आप कर पाएंगे, ये वाला ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और जिसके पास नहीं है तो वो यहाँ पर डायरेक्ट नो पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यदि आपके पास भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास डिप्लोमा है
तो इस वजह से सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एस करेंगे, बाकी इन सभी पर ऊपर क्लिक कर देंगे, तब भी देखिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आपके पास ये भी नहीं है तो इस पर भी आपको ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। अब तीसरा तरीका आपको दिया है, आपके पास एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग है द्वितीय श्रेणी से कम, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। तो इनमें से आपका 3 में से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन वो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर देखिए आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इस लेवल से आपको अप्लाई करके हम दिखा देते हैं। बाकी तरीका सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो चेंज रहेगी। तो आपको तरीका हम सभी आगे दिखा देंगे कि किसको किस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। अब नेक्स्ट आपका अभ्यर्थी का प्रथम नाम, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और इनमें ही आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म तो आपका बाद में एडिट हो जाएगा, लेकिन ये तीनों जानकारी आपकी एडिट नहीं होगी। तो आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देना है। इस प्रकार का कैलेंडर आ जाएगा। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, मंथ को सिलेक्ट कीजिए, आपकी डेट को सिलेक्ट कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर अपने पिता का नाम फिल करना है, फादर नेम फिल कीजिए कैपिटल लेटर में। यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल कर दीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि आप मैरिड हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। जीवित बच्चों की संख्या पर फिल कर देंगे कितनी है, और यदि आप सिंगल हैं अनमेरिड हैं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस करेंगे, और यदि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो नो पर क्लिक करेंगे। तो आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक यूआर रहेगी, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप एस करेंगे। अब आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप यूआर हैं या एससी हैं। अब एससी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो कास्ट का नाम है, सरनेम है, वो आपको फिल करना है। सेम इसी प्रकार से एसटी को भी। और यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद आपको, यदि आप नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक कीजिए तो आपकी कैटेगरी ओबीसी यहाँ पर आ जाएगी, और आपको अपना जाति का नाम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन, तो जो एससी एसटी ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं इसके लिए आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। तो जारी करते का पद नाम, जो अथॉरिटी है इशू अथॉरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जैसे एसडीओ या एसडीएम इस प्रकार से लिख देंगे। किस जिले से आपका जारी हुआ है वो जिला फिल कर देंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल करेंगे, और इशू दिनांक यहाँ पर आप फिल कर देंगे किस डेट को आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। नेक्स्ट यदि आप दिव्यांग हैं 40% या इससे अधिक तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद आपका जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया है तो एस करेंगे। अब आपको डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, कितने % यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे, और जारी होने की दिनांक पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपको भूतल कक्ष में बैठने की आवश्यकता है तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि कभी आपको डिवर किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन या उसके नगर सेना निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पर क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो एस करेंगे। अब जैसे एस करते हैं तो आपका जो एनओसी होता है वो आपके पास यहाँ पर है या नहीं उसकी जानकारी आपको देनी है, और यदि नहीं करते तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट के अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन, तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन का ऑप्शन आप आ सकते नहीं है, उनके लिए तो सो ही नहीं होगा। बाकी जो मध्य प्रदेश के मूलवासी अभी आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उस टाइम फिर आपके पास पंजीयन यहाँ पर होना आवश्यक रहेगा। यहाँ पर बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। और यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो एस कीजिए, और पंजीयन नंबर फिल करना है। किस जिले से आपने पंजीयन किया वो जिला सेलेक्ट करेंगे, और किस दिनांक को आपने पंजीयन किया वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि आपको रोजगार पंजीयन करना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, उसको तरीका आप देख सकते हैं कैसे आपको रोजगार पंजीयन को करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक का विवरण,
तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि मध्य प्रदेश के एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद आपको नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि फिल करनी है, टोटल आपका अनुभव यहाँ पर आ जाएगा। और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं, यानी इंटर कास्ट मेरिट से पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और यदि पहले ही आप अनमेरिड हैं तो आपकी ऑप्शन ये ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट सेंटर, सेकंड, थर्ड और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले हाई स्कूल या 10th की जानकारी फिल करनी है। तो 10th यहाँ पर इस प्रकार से आप 10th फिल करेंगे, या आप यहाँ पर हाई स्कूल भी लिख देंगे। यहाँ पर स्पेलिंग आप सही तरीके से चेक करके ही फिल कीजिए। 10th प्रणाली आपकी क्या है, ग्रेड है या CGPA है या डिवीजन है। यदि ग्रेड या CGPA सिस्टम है तो फिर आपको विषय के नाम फिल करने होंगे। पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके फिल करना है। तो वही आपका डिवीजन सिस्टम है, तो डिवीजन आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे। तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे, आप एक एक करके। जैसे हिंदी, आपको एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है इस प्रकार का, नहीं तो पेज आपका आगे नहीं बढ़ेगा, स्पेस देना है और दूसरा सब्जेक्ट इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं। पूर्णांक आपके कितने हैं, तो आपकी जो भी बोर्ड है, बोर्ड के अनुसार आपके अलग अलग हो सकते हैं। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, तो आपके जो भी प्राप्तांक को फिल करेंगे। परसेंटेज आपके आ जाएंगे, किस डिवीजन से पास हुए वो आ जाएगा। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड लिख देंगे। CBSE बोर्ड है या UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो फिल करेंगे। 10th आपने कब कंप्लीट किया है वो ईयर फिल करेंगे। 10th का रोल नंबर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है 12th यानी हायर सेकेंडरी। तो यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी लिख देना है, या इंटरमीडिएट भी आप लिख सकते हैं। हायर सेकेंडरी आप स्पेलिंग थोड़ा सा सही तरीके से चेक करके फिल कीजिए। हायर सेकेंडरी इस प्रकार से हायर सेकेंडरी फिल करेंगे। ग्रेड सिस्टम है या CGPA सिस्टम है या डिवीजन वो फिल करेंगे। अब आपके जो 12th के सब्जेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से आपके रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे आपका हिंदी स्पेस देना है, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो आप अपने अनुसार फिल करेंगे। तो ये आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए हम सैंपल दिखा रहे हैं। अब जैसे आपका एग्रीकल्चर रहा है जो 12th में, तो एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट फिल करेंगे। आपके जो भी 12th में सब्जेक्ट रहे हैं एग्रीकल्चर वाले वो आप फिल कर देंगे। पूर्णांक आपके कितने थे 12th में वो फिल कर देंगे। कितने आपके प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, ऑप्टेन मार्क कितने हैं, तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और परसेंटेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुई हैं वो आ जाएगा। बोर्ड का नाम MP बोर्ड है तो MP बोर्ड लिख देंगे इस प्रकार से। ये आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर। अब नेक्स्ट डिग्री, अब जैसे आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर किया है तो डिग्री का नाम आप लिखेंगे। जैसे स्नातक, तो आपने क्या किया, जैसे B.Tech किया, मान लीजिए B.Tech एग्रीकल्चर, इस प्रकार से आपका ये फिल कर देंगे। तो ये रहा। और आपका वही डिवीजन सिस्टम या CGPA सिस्टम जो भी है वो फिल करेंगे। आपका सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन लिखना है, तो यहाँ पर आप शायद यहाँ पर B.Tech लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या विषय में आप चाहें तो यहाँ पर कोर्स करना हमें लिख सकते हैं B.Tech, या आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, परसेंटेज, डिवीजन, और आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, पासिंग ईयर, रोल नंबर। ये तो रही किसकी, एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग है उनके लिए। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नो करते हैं और यहाँ पर आप एस करते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, BSc और MSc इसकी जानकारी फिल करनी होगी। तो अब यहाँ पर देखिए जो BSc पास है तो यहाँ पर फिर आपको BSc लिखना है, उसकी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको PG में आपको MSc की डिटेल फिल करनी होगी और उसकी डिटेल आपको फिल करनी होती है, वो कि बेसिक सी आपकी जानकारी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश के केवल मूल निवासी है, जिसमें आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं और फिजिकल हैंडीकेप हैं। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो एस करेंगे, और नहीं भी लेना चाहते तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक के विवरण की डिटेल। तो जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल हो रहा है उन्हीं की ही डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, किसी अदर पर्सन या फैमिली मेम्बर की जानकारी आपको फिल नहीं करनी है।
तो यहाँ पर देखिए बैंक का नाम फिल करना है, आपका जो भी बैंक है अपने बैंक का नाम फिल करेंगे। आपका बैंक का नाम फिल कीजिए, बैंक का IFSC कोड फिल कर दीजिए, शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम फिल करना है, ब्रांच कोड आपको फिल कर देना है, खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, जो भी आपका नाम है इस प्रकार से नाम फिल कीजिए। और यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या वो आपको फिल करना है। ये सभी आपको डिटेल बैंक की जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज पर आपको लिखी मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है जिसमें अकाउंट की डिटेल आपको दिख रही है, उसकी आपको फ़ोटो खींच कर JPG फॉर्मेट में 200 KB तक इसको अपलोड करेंगे। और जब पासबुक अपलोड करते हैं तो पासबुक में आपको पासबुक ही आपको नाम लिख देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता। अब वर्तमान पता में आपका जो है सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यानी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वही आपको फिल करना है पहले। तो आपका जो भी राज्य है स्टेट या UT है वो सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए, पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। तो पूरा एड्रेस आप फिल कीजिए, यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिल कीजिए, लैंडमार्क कोई है तो फिल कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप नो मार्क की एंट्री भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से नो मार्क की एंट्री भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए स्थायी पता। तो स्थायी पता में यदि आपका वर्तमान पता ही वाला और स्थायी पता दोनों समय तो इसको क्लिक कर देंगे इस चेकबॉक्स को, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो फिर इनकी आप अलग अलग एंट्री कर दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो। तो फोटो आपको रखना है JPG में और मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखनी है। और आपको फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए, प्लस वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आप चाहें तो फ़ोटो में नाम भी लिख सकते हैं और फ़ोटो खींचने की डेट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए फ़ोटो को आपको जो फ़ोटो अपलोड करते हैं तो फ़ोटो में आपका फाइल का नाम फ़ोटो ही लिख देना है, तो आपकी अपलोड हो जाएगी। यदि आपको रिसर्च करने में समस्या आती है तो चलिए एक बार आपको इसका हम डायमेंशन आपको हम दिखा देते हैं। जिसकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही तो वो आपको डायमेंशन देख सकते हैं। ये फ़ोटो का विड्थ है यानी चौड़ाई है, ये आपकी हाइट है, साइज आप लगभग 80 से 90 KB के आसपास रख दीजिए। ये आपका सिग्नेचर का ये विड्थ है, ये हाइट है, इसकी साइज लगभग 70-80 KB रख दीजिए। और आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे इसकी साइज देख लीजिए 800 इसकी विड्थ रख दीजिए, चौड़ाई 700 इसकी हाइट रख दीजिए, और साइज अब लगभग 80 से 90 KB रख दीजिए। और जब इसको रिचार्ज करेंगे तो फाइल का जो नाम है यहाँ पर आएंगे सभी की, आप मोबाइल से भी यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है सभी को आपको रिमूव करके, फ़ोटो है तो फ़ोटो रहेगी, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर रहेगी, इस प्रकार से इसको आपको रीनेम करना है। अब यदि इनकी पिक्सल विड्थ और हाइट को आपको रिचार्ज करना है तो इसके पहले हमने MPPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर या ADPO इन सभी का हमने ऑनलाइन फॉर्म में तरीका बताया है रिचार्ज करने का। तो आप किसी भी वीडियो को देख लेंगे, लास्ट में आएंगे जब फोटो सिग्नेचर वाली प्रोसेस में, तो वहीं पर हमने पूरा तरीका आपको रिचार्ज करने का बताया है, तो आप उनके तरीकों को देख सकते हैं। बाकी आप कोई भी ऑनलाइन टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे और यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, आपका एक्टिव और वैलिड मेल ID वो आपको कर देना है। जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। और आपका जो फाइल का नाम है यहाँ पर देखिए शॉर्ट में इस प्रकार का रहेगा, और .jpg तो आपका रहेगा ही, क्योंकि ये आपका फाइल का जो फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। आप सभी ने जब कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको फाइल के फॉर्मेट आपको पढ़े होंगे, तो .jpg तो आपका रहेगा ही। बाकी इसमें आप शॉर्ट में इस प्रकार का भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है, और आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, खासकर आपकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कैप्चा को फिल करेंगे और नेक्स्ट पर सिंपल से आपको क्लिक करते चलना है। बाकी फिर आपको लास्ट में एक बार और आपको कंफर्म करने के लिए इस प्रकार का पॉपअप आएगा, जिस आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ आपका रहेगा। और आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इसमें त्रुटि सुधार नहीं होगा, तो इसको आपको चेक कर लेना है। बाकी यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए। सब कुछ सही तो सिंपल आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है। ओके पर क्लिक करने का देखिए आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बाकी फिर आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर सभी डिटेल आपको दिखेगी। फीस प्राप्त नहीं हुई है इस प्रकार का आपको वाटर मार्क भी दिखेगा। तो यहाँ पर पहले एक बार पूरे फॉर्म को आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, और अभी आपको फीस पे नहीं करनी है। एक बार और पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए, खास करके आपके नाम में मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो इस फॉर्म की फीस मत कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। एक और नया दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यदि कोई मिस्टेक होगी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इंटरव्यू में, और हालांकि एग्जाम सेंटर में ही आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसको पे आपको नहीं करना है, आपको
जानबूझकर गलती नहीं करनी है, आप फ्रेश फॉर्म फिल कर दीजिए। आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको फीस को पे करना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पे करना है आपको। फीस यहाँ पर देखिए जो यूआर हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी आपके लिए 540 रुपये लगेगी। वही यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको 290 रुपये के आसपास आपको फीस यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिखेगी। तो प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर आप सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपका पेटीएम दिख रहा है, एक आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। इस सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप क्यूआर कोड, फोनपे, जीपे इनसे भी पे कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखेंगे, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंक का यूज कर सकते हैं। यूपीआई पर आपको सिंपल से यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए आप यहाँ पर आप चाहें तो आपके गूगल पे, फ़ोनपे आपका इसी में ऐप से तो उससे पे कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको शो क्यूआर कोड दिखेगा, इस शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से स्कैन करके अपनी फ़ीस को पे कर दीजिए। और पे करते टाइम आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो कब पेमेंट है जो पेंडिंग या फेल आपकी हो जाएगी। कुछ सेकंड आपको वेट करना है तो आपका ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाता है और कंफर्मेशन मैसेज भी आपको सेंड किया जाता है। अब मान लीजिए वहाँ से आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं, बैक आ चुके हैं, तो आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। और जिसने फ़ीस को पे कर दिया है और अपनी फॉर्म को रिप्रिंट करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पर रिप्रिंट भी कर सकते हैं। वही देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। बाकी जिसने एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं लेकिन आपने यदि पेमेंट कर दिया तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर नो यूर एप्लीकेशन नंबर, इस पर क्लिक करके आप एग्जाम में यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर 2025 को सिलेक्ट करेंगे। डिटेल फिल करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर लेंगे। अब यदि आपने पेमेंट नहीं किया है और आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो हो सकता है आप यहाँ पर फाइंड करें तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो ना हो। तो इस स्थिति में आपको एक नया दोबारा से ही फॉर्म आपको फिल करना होगा। बाकी आपको पेमेंट करने में, फॉर्म अप्लाई करने में कोई समस्या है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उस पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं और समस्या का समाधान भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।